बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि इम्पॉर्टेंट है क्यों इतना चैप्टर, है ना बेटा। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर अगर बेसिकली देखा जाए, मतलब अगर हमारे इंडिया में 100 लोग काम करने वाले हैं तो 50 लोग, 100 में से 50 लोग किस में काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं। तो इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी, ये एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी, और एग्रीकल्चर वैसे भी हमारी डेली फूड लाइफ को समझने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिकली तो है ही है, लेकिन बात ये आती है कि सर ये एग्रीकल्चर चैप्टर इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो आप हमारे को, एग्रीकल्चर तो ज्योग्राफी का चैप्टर, सॉरी एग्रीकल्चर चैप्टर आप हमारे को ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हो, तो इसका क्या इकोनॉमिक कोई पर्सपेक्टिव भी है। तो देखो हम लोग इसके दोनों पर्सपेक्टिव देखेंगे कि ज्योग्राफिकली हम लोग इसको यहां पे समझेंगे और बाद में आगे जाओगे आप हायर क्लासेस में, देन यू विल लर्न अबाउट इट्स इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव टू। एग्रीकल्चर इंडिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की आज भी 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस में इन्वॉल्व है बेटा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर। इंडिया इज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। इतना ही नहीं, इंडिया के जितने भी आप फेस्टिवल्स देखते हो ना वो भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। हम जिस भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे हम दिवाली सेलिब्रेट करें, होली सेलिब्रेट करें, राखी सेलिब्रेट करें, जो भी मेजर फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट कर रहे हो वो सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर साइकिल से रिलेटेड है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और पूरे वर्ल्ड में तो रखते ही रखते हैं, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी, और एग्रीकल्चर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता ही। तो पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप। इसके अराउंड हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले कि कितने टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते हैं। ठीक है, आज वर्ल्ड में टाइप ऑफ फार्मिंग्स अलग अलग हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूं कि वो कौन से मेथड से कर रहे हैं। उस बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है कि ये वाला मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर और ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। तो देखो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आज भी एनसीईआरटी तो बोलती है कि अगर 3 जने तो 3 में से हर 2 जने किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर। लेकिन अब ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% की पॉपुलेशन है जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। बात समझ आ गई, क्योंकि अब जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर्स का, गवर्नमेंट सेक्टर्स का और बूम हो रहा है, तो अदर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी लोग बाग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में अब इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल इंडिया में पूरे वर्ल्ड को कंपैरिजन में इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, बजाय बाकी सेक्टर्स को देखते हुए, कंपेयर करते हुए। तो 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हेंस एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल इन द इंडिया। Since agriculture is a age-old economic activity in the India, farming varies from subsistence to कॉमर्शियल टाइप। अब देखो ये इसने यहाँ पर टाइप्स को एक्सप्लेन किया, एक बोला सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। अब पहले समझो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है। एक तो वो फार्मिंग करना जिसमें आपने उगाया एक खेत के अंदर, अपने घर की लेबर्स को यूज करके, मतलब घर के फैमिली मेंबर्स को यूज करके, फावड़ा, खुरपी, कुल्हाड़ी, मतलब पुराने ओल्ड मेथड को यूज करके आप उगा रहे हो। जहां पे आपने क्या किया, जैसे सपोज गेहूं उगाते हो, आपने गेहूं आपकी खेती करी, आपने 5 बोरी गेहूं उगाए, 5 में से 1 बोरी रख ली एज अ सीड और 4 बोरी को आपने कंज्यूम कर लिया। 4 में से हो सकता है 3 को कंज्यूम किया, 1 को बेच दिया। मतलब आप इतने छोटे लेवल पे फार्मिंग कर रहे हो कि आप जो जितना भी उगा रहे हो वो सब आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगा रहे हो। ठीक है, मतलब पुराने मेथड को यूज करते हुए जब हम लोग फार्मिंग करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड मेथड, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब खुद के सस्टेनेबिलिटी के लिए, मतलब खुद को सरवाइव कराने के लिए जब भी आप फार्मिंग करोगे, वो कौन सी फार्मिंग कहलाएगी, सस्टेनेबल फार्मिंग। मतलब इसके अंदर आपका जो मोटो है वो बेचना नहीं है उस क्रॉप को आपको कॉमर्शियलाइज नहीं करना है। उसका पहला मोटो है कि आपको सेल्फ को सर्व करना है, उसके बाद में कोई सरप्लस हुआ तो उसे मार्केट में आप सेल करने वाले हो। तो जनरली इस तरह की जो फार्मिंग में हम लोग कैसे मेथड्स को यूज करते हैं, वी यूज द मेथड जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होते हैं। इसके अंदर हम लोग हाई फाई टेक्निक्स का, हाइब्रिड सीड्स का,
फर्टिलाइजर्स का, इनका यूज नहीं करते, वो जो फार्मिंग है ना वो हमारे यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। और दूसरी फार्मिंग है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है जो जनरली एक बड़े लैंड पर करी जाए, और बड़े लैंड पर करने के साथ साथ बड़े पीस ऑफ लैंड पे करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कमर्शियल फार्मिंग के अंदर कि वो इस पर्सपेक्टिव से ग्रो करी गई है ताकि उसका कमर्शियलाइजेशन किया जा सके, मतलब उसे बेचा जा सके। इसका मतलब जनरल सी बात है, अगर बेचने के लोग आ रहे हैं तो मतलब वहां पे प्रोडक्शन का रोल है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए यहां पे हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स का। ये भी आगे हम लोग चैप्टर में क्वेश्चंस के फॉर्म में समझने वाले। सब ऊपर ऊपर से एक ब्रॉड आइडिया लो। एक तो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब जो सब सेल्फ के लिए ग्रो करी गई है, उसके अंदर कोई बेचने का मेन मोटो नहीं है। अगर कुछ सरप्लस बचा तो बेच देंगे, बाकी बेचने के लिए नहीं उगाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब एक ऐसे लैंड पे उगाई जाए जो जनरली बड़ी हो सब्सिस्टेंस के कंपेयर में, और साथ साथ में उसका मेन मोटो हो मार्केट में सेल्स ऑब्जेक्टिव से उसको बनाई जाए। उसमें मॉडर्न टेक्निक्स, फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, इन सब तरह की चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी बाकी में क्वेश्चंस के फॉर्म में तो देखो, एट अ प्रेजेंट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। तो पहला आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा इंटेंसिव। अब इसमें भी जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला तो प्रिमिटिव बेसिस पे जो एकदम एकदम ओल्ड मेथड है खुद के सर्वाइवल के लिए। तो देखो, इट इज प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ द लैंड। पैच मतलब होता है पीस, पैच मतलब पीस, छोटे लैंड के टुकड़े पे किया जाए विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल, मतलब जिसमें पुराने पुराने वाले टूल जैसे फावड़ा, खुरपी, कुल्हाड़ी, मतलब जो ओल्ड मेथड्स हैं उन टूल्स के थ्रू किया जाए, लाइक अ हो, डो एंड डिगिंग स्टिक। इट डिपेंड अपॉन द मॉनसून। जनरली ये किस पे डिपेंड होता है कि जो बारिश से पानी मिलेगा उसमें, बिकॉज इसके अंदर कोई मॉडर्न टेक्निक यूज नहीं करी जा रही है, इसमें पंप से पानी नहीं निकाला जा रहा है, बोरिंग नहीं लगाई है। ठीक है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कहने से क्या मतलब है कि नेचर में जो खुद की फर्टिलिटी है बस उस पर डिपेंडेंट है। कोई अलग से सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कोई भी हम लोगों ने क्या नहीं डाला है, कोई भी फर्टिलाइजर इसके अंदर, मैन्योर, पेस्टिसाइड्स, ये सब नहीं डाले गए हैं। ठीक है, तो वो जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है, नेचुरल फर्टिलिटी। और उसके बाद में अवेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल टू द क्रॉप्स ग्रोथ, और अदर जो जो तरीके हैं जिनसे भी सुटेबल क्रॉप ग्रो करी जा सकती है। मतलब बेसिकली ओल्ड मेथड्स जिनके अंदर ज्यादा साइंटिफिक टेक्निक्स यूज नहीं हो रही है और पुराने तरीकों को यूज किया जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में मतलब अच्छे टूल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज ना हो, वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। इसके बाद में आते हैं हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंदर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन, जहां पर हाई पॉपुलेशन हो। दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग high doses of the biochemical inputs and irrigation are used for obtaining the higher production। इसके अंदर हाइयर प्रोडक्शन यूज करने के लिए क्या यूज करें, थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, ऐसे केमिकल्स को यूज किया जा रहा है ताकि क्रॉप की नेचुरल अगर फर्टिलिटी कम भी है तो वो इंक्रीज हो जाए। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो बेसिकली दो तरह के मेथड्स हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक इंटेंसिव। अभी हम लोग एक और पढ़ेंगे दैट इज कॉमर्शियल। उसके अंदर प्रॉपरली मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उगाने का। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग किसी भी तरह से क्या करें, अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करें। यस, अभी देखो कुछ बच्चों के कुछ कमेंट्स है, पहले एक बार वो देख लेता हूं। क्या ओके ये कुछ बच्चों के कमेंट चल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो भैया आपको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, आप पहले फोकस कर लें पढ़ाई के ऊपर, है ना, क्वेश्चंस के ऊपर। बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपको इग्नोर ना करें, आपको अटेंशन दें। क्लास में आपके लिए से हार्ट्स भेज देंगे, ठीक है। बट पहले समझो जिस मोटो से हम लोग ज्वाइन हुए एग्जाम में, क्लास में से ये कमेंट्स में खेलने मत लगो, पहले पढ़ो ढंग से। तो प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। इसके बाद में आता है कमर्शियल फार्मिंग, जिसके बारे में हम लोग बात करें तो प्रिमिटिव हम लोगों ने बात किया, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग जनरली उस एम से नहीं ग्रो की गई है कि उनको बेचना ही मेन मोटो हो।
लेकिन कमर्शियल फार्मिंग इस मेन ऑब्जेक्टिव ड्रिवन है कि हमें क्या करना है, कोर सेल करनी है। क्या करनी है बेटा, कोर सेल। मतलब वो इस तरह की लैंड पर उगाया गया है जहां पर बहुत अच्छे से HYV सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, जनरली बड़े लैंड पर, और यहां पर उसको उगाने के पीछे क्रॉप का सिलेक्शन भी इस बेसिस पे किया जाता है कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग होगी, बजाय ये सोच के कि हमें क्या खाना या हमारे कंजम्पशन के लिए है नहीं। वो देखा जा रहा है कि उस ऐसी क्रॉप उगाए जिससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो देखो, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ द हायर डोज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट्स का एग्जांपल है जैसे HYV सीड्स। अब HYV सीड्स क्या करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग दे देता हूं। सपोज कि यहां पर एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है। मान लेते हैं कि इस पीस ऑफ लैंड के अंदर विदाउट HYV सीड्स का यूज करके मान लो 100 बैग्स जो है वो वीट के प्रोड्यूस होते हैं। कितने बैग्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा, 100 बैग्स। अब आप लोगों ने क्या किया, 100 बैग्स के बाद में आप लोगों ने यहां पर यूज किया HYV सीड्स, और इसी लैंड पर कितने बैग्स प्रोड्यूस होने लग गए, 500 बैग्स। इसका मतलब आपने कौन से सीड्स यूज कर लिए, HYV सीड्स। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। अब देखो, ये यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड की, मतलब जिस लैंड पर पहले 100 बैग्स प्रोड्यूस हो रहे थे उसी पे 500 होने लगे। लैंड एरिया नहीं बढ़ा है। जब आपका लैंड एरिया बढ़े बिना प्रोडक्शन बढ़ जाए, जब आपका लैंड एरिया, मतलब लैंड तो उतना का उतना ही है। सपोज आपके पास में 100 हेक्टेयर का लैंड है, तो आपका 100 हेक्टेयर ही लैंड रह रहा है, लेकिन लैंड उतना ही रहे, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ जाए, उसको आप कहते हो उस लैंड की क्या इंक्रीज हो गई बेटा, यील्ड इंक्रीज हो गई। और यील्ड इंक्रीज कर दे ऐसे जो सीड्स है उनको हम क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स हैं ये। तो HYV सीड्स को यूज करना, साथ साथ में जनरली यहाँ पे क्या यूज होता है, अगर फसल खराब हो रही है तो वहां पे कोई भी ओल्ड मेथड या प्रिमिटिव मेथड्स को ना यूज करके मॉडर्न मेथड को यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स जो बाजार से परचेज किए गए हैं उनको डाला जा रहा है। वहां पे इंसेक्ट को खत्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, ताकि हाइयर प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन हो पाए। इज इट क्लियर? आप अभी तक सेम पेज पे हो? किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़े। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में बेसिकली दो तरह के फार्मिंग टाइप्स है। वन इज substantive farming and another one is commercial farming. Commercial farming basically done by the use of modern technique and the main intention behind it for the commercialization only. कोई भी डाउट है इस बीच में तो बोलो। यस अच्छा, अभी किसी बच्चे ने कमेंट के अंदर मैं देख रहा हूं HYV सीड से तो वायरस होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उससे क्या होता है, उसके क्या प्रॉज है, क्या कौन से, वो इस चैप्टर का डिस्कशन पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे HYV सीड्स खराब है, कुछ अच्छे भी है। अब ये अलग अलग मार्केट टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब टैक्टिक्स हैं। जब स्टार्टिंग में HYV सीड्स आए थे तो इनका बहुत बोलबाला था, बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छा कुछ है ही नहीं। अब बोलने लग गए कि इनसे कैंसर हो रहा है। तो ये तो मार्केट है, कुछ भी चलता रहता है, उस पर ज्यादा ध्यान हम लोग नहीं दे सकते। और अगर उसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग पढ़नी है तो वो क्लास 10th का टॉपिक नहीं है, वो एग्रीकल्चर का टॉपिक है। बोलो भैया, आई एम पॉसिबल करके कोई है जिसका कोई डाउट है यूट्यूब पे? बताओ क्या क्या डाउट है, लिख के बता दो, कमेंट करो। क्या डाउट है? होता है ना, एंड इट्स डेडली वायरस। ओके सर, एड्स होता है ना इससे? भैया मुझे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इससे एड्स होता है या नहीं होता है, सॉरी। बट किसी सीड से पर्टिकुलर होता होता, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से कैंसर होता है, तो हम पर्टिकुलर सीड को नहीं। बिकॉज इंडिया जितनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, हमारे को इंडिया जितनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए HYV सीड्स यूज करना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल हो ही नहीं सकते। तुम्हारे को स्टोरी बताता हूँ। इंडिया में HYV सीड्स यूज नहीं करने से पहले, मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ना, हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पता है तुम्हारे को क्यों? उसका रीजन ये था कि हमारे यहाँ पर जितना प्रोडक्शन होता था ना, वो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके लिए भी सफिशिएंट नहीं था। तुम सोच रहे हो, उसको बेचना तो दूर की बात है, लोग खुद नहीं खा पाते थे। हम लोग खुद डिपेंडेंट होते थे अपनी मील्स के लिए फॉरेन कंट्रीज पे, USA वगैरह से भीख मांगनी पड़ती थी हमारे को।
आफ्टर HYV सीड्स, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशंस हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है और हम लोग सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े हैं। उससे पहले तो हम खुद लोगों से मांग रहे होते थे। ठीक है, तो एक बार अभी कमर्शियल फार्मिंग जिसको वापस पढ़नी है एक बार दोबारा बता देता हूं कमेंट में। तो बेटा कमर्शियल फार्मिंग कुछ नहीं होती। कमर्शियल फार्मिंग वो टेक्निक जिसके अंदर आप लोग मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करो और मॉडर्न टेक्निक के बेसिस पे आपका प्रेडिक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और उसको इसलिए उगाया जा रहा है ताकि उसे मार्केट में कोर सेल पर्पस से बेचा जाए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में इस पर ये दिमाग चल रहा होता है, सर अगर उसमें से उन्होंने थोड़ा सा खा लिया तो, अरे मतलब थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया उसकी बात नहीं है, बट उसका मेन ऑब्जेक्टिव उसको ग्रो करने के पीछे क्या है कि उसको मार्केट में सेल करना है, बेचना है, उसे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि खुद को खाने जितना उगाया कुछ बच गया तो बेचेंगे। ऐसा कहां होता था? सब्सटेंसिव फार्मिंग में। वहां पे जो भी उगाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए उगाया जा रहा है ताकि उसे लोगों को पहले खुद कंज्यूम कर ले लोग बाग, उसके बाद जो बच गया उसे बेचे। जबकि कॉमर्शियल फार्मिंग इज प्रॉपरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंस, कि कमाई किस में ज्यादा होगी, कौन सी क्रॉप मार्केट में ज्यादा डिमांड पर बिकने वाली है और इसको ज्यादा डिमांड पे बिक रही है, साथ साथ में जिसमें जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। तो प्रोडक्शन के लिए भी इसके अंदर मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं कि अच्छी वैरायटी के सीड्स जिनके अंदर ज्यादा फसल ग्रो हो, साथ साथ में अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है कि गलती से भी फसल खराब ना हो जाए, और साथ साथ में मॉडर्न टेक्निक जैसे कि प्रॉपर वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज, ऐसे पानी नाव बना करके नहीं डाला जा रहा है, मतलब ऐसे किनारी बना करके नहीं, प्रॉपर स्प्रिंकल सिस्टम लगा रखे, स्प्रे के थ्रू पानी यूज हो रहा है। साथ साथ में आप लोग वहां पे मॉडर्न ट्रक्स यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए। वहां पर जब क्रॉप हार्वेस्ट हो रही है तो वो भी मशीन से हो रही है, ताकि अल्टीमेट गोल क्या है कि मशीन्स वगैरह से काम जल्दी होता है, लेबर कम लगती है, कॉस्टिंग कम आती है, कॉस्टिंग कम आती है तो प्रॉफिट क्या होता है? ज्यादा होता है। ये वाला जो मेथड है ये कॉमर्शियल फार्मिंग है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा सकता हूँ, जैसे आज के टाइम पर आप लोग पॉली हाउसेस में खीरा उगते हुए देखते हो, बहुत सारी लैंड्स पर राइस इस तरह से कॉमर्शियल फार्मिंग में उगाया जा रहा है, या और भी चीज जैसे कि कॉटन हो गया, ये कॉमर्शियल फार्मिंग है। शुगर केन इसलिए उगाया जा रहा है पूरी लैंड पे ताकि उसे सब बेचा जा सके। तो ये जितनी भी मेथड्स है ना ये सब कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर कवर होते हैं। अब आता है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से। तो बेसिकली वाइडली रेंज में अगर मैं डिवाइड करूं तो इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन है, एक है रबी का, एक है खरीफ का और एक है जेद की फसल का। ठीक है, रबी, खरीफ और जेद। अब देखो ये बहुत ध्यान से सुनना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां से आपसे पर्टिकुलर ये पूछा जाता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे कि बताओ ये वाली जो क्रॉप है वो कौन से सीजन की क्रॉप है, ठीक है, या इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमें फोकस करने की जरूरत है यहां पर। तो खरीफ क्रॉप का होता क्या है, जैसे मॉनसून स्टार्ट होता है और अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द विंटर, मतलब जून जुलाई में स्टार्ट होती है क्रॉप और सितंबर अक्टूबर में क्रॉप पक करके तैयार हो जाती है। मतलब जब इंडिया में बारिश आने का टाइम होता है जून जुलाई में, तब तो इसको उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। मतलब अभी आप लोगों ने खाया होगा बाजरा, मूंग, अभी दिवाली गई है आप लोगों ने देखा। आप लोग को मैं यहां से देखो इसको याद करने का एक टेक्निक बताता हूं। तुम लोग की दिवाली कब आती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में, और आप लोग उस पे अन्नकूट खाने जाते हो ना। आप देखते हो अन्नकूट पे चावल बनता है, मूंग बनता है, बाजरा बनता है, चोला बनता है, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं। वो पता है तुम्हारे को, वो पूजा का एस्पेक्ट तो एक अलग है, लेकिन वो सब क्यों बनाया जाता है? वो एक नई फसल है, भगवान को डिवोट करी जाती है, वो नई फसल आई होती है उस सीजन में, वो आई है। तो और वो सीजन में आप लोग उस सीजन में उसको खा पा रहे हो, उसका मतलब उसको उगाने में टाइम पहले का लगा। और वो कब लगता है? जब बारिश होती है इंडिया के अंदर, जून जुलाई के अंदर जब मॉनसून सीजन होता है ना, तब उसको उगाया गया है। और कंज्यूम कब कर रहे होते हैं हम लोग? सितंबर से अक्टूबर मंथ में हम लोग उसको क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए आपको याद करना है राइस। ऑल्दो आजकल जो राइस है वो खाली खरीफ क्रॉप नहीं रही है, ऐसे बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं कि हम लोग राइस को बहुत सारी जगह पर एज एन रबी क्रॉप भी उगा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग के एग्जाम में आए तो आप लोग को लिखना है कि राइस इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, मेज, मिलेट्स जितने भी हैं, कॉटन, जूट, मूंगफली, सर्दियों में आती है मूंगफली,
क्यों सर्दियों में आ रही है? क्योंकि कब उगाई गई थी? बारिश के सीजन में उसको उगाया गया था और सितंबर अक्टूबर में उसकी क्या हुई है? हार्वेस्टिंग हुई है। ठीक है, मूंग, उड़द एक्सेट्रा। अब आपको जितने नाम मैंने यहां लिखे ये तो याद होने ही होने चाहिए कि ये सब कौन सी क्रॉप्स है? खरीफ क्रॉप। अभी हम लोग इनके कुछ पैरामीटर्स को भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आती है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कब होती है? रबी क्रॉप स्टार्ट होती है बिगिनिंग ऑफ द विंटर से और कंटिन्यू टिल द बिगिनिंग ऑफ द समर। मतलब हम लोग इसको उगाते कब है? विंटर में, और हार्वेस्ट कब करते हैं? समर में। अब देखो, तुम लोगों ने देखा होगा गर्मियों की जब तुम लोग की छुट्टियां चलती है उस टाइम पे गेहूं आते हैं आप लोग के घर में। कोई बच्चा पुराने टाइम पे, अब तो सबके घर में आटा आने लग गया है, बट जिन लोग के घर में पुराने टाइम का सिस्टम आज भी चलता है ना कि गेहूं बोरियों में आते हैं, तो वो लोग बच्चे देखते होंगे उन लोग के घर में छुट्टियों के, जब उन लोग की समर ब्रेक्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे वो लोग, उनके फादर मदर दादाजी वगैरह गेहूं खरीद के लाते हैं। वो उस टाइम क्यों खरीद के लाए? क्योंकि उस टाइम वो हार्वेस्ट हुआ है, सब लोग लाके उसको स्टॉक कर रहे होते हैं। तो जो रबी क्रॉप्स हैं वो जनरली कब कब हार्वेस्ट होती है? समर सीजन में। मतलब जब आप लोग की छुट्टियों का टाइम होता है तब तो वो मार्केट में आती है, अप्रैल से जून के महीने में। और उनको उगाया कब गया होता है? तो समझ जाओ विंटर के महीने में उनको, तो अक्टूबर दिसंबर, मतलब अभी के टाइम पर उनकी क्या चल रही है? सोइंग सीजन है, उनको उगाया जा रहा है। और हार्वेस्ट कब किया जाएगा? अप्रैल से जून के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग को मैं एग्जाम्पल में किसकी ट्रिक बताऊं? जो भी दो अक्षर के वर्ड्स है ना जनरली वो रबी क्रॉप्स होती है, जैसे गेहूं, जौ, चना। क्या देखो, एक या दो वर्ड आ रहा है ना, गेहूं 2 वर्ड का है, सब दो ही लेटर है उसमें, ठीक है। चना 2 ही लेटर है, हिंदी में लिखना है आपको ना, गेहूं, चना, जौ। तो ये सब याद करने का तरीका है। और जितने भी ऑयल सीड्स हैं जिनसे भी ऑयल निकलता है, जैसे कि मस्टर्ड है ना। अब ग्राउंडनट इज ऑल्सो अ ऑयल सीड, बट ग्राउंडनट किसकी फसल होती है? सर्दियों की। मतलब खरीफ क्रॉप पे वो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग कब खाते हैं। कुछ चीजें आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके याद रखनी पड़ेगी। अगर आप लोग रटना नहीं चाहते उसको रिलेट कर लो, रिलेट करोगे तब वो याद हो जाएगी कि कौन से सीजन की फसल है। ठीक है, तो चना हो गया, हमारे जितने भी ऑयल सीड्स हो गए, वीट हो गया, बार्ले हो गया। जेठ सीजन की फसल कौन सी होती है? दिस इज अ शॉर्ट क्रॉप सीजन इन अ बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन। क्रॉप लाइक watermelons, muskmelon, cucumber, some vegetable and the fooder crop are the major crop of this season। अब देखो ये शॉर्ट सीजन है। अब ये शॉर्ट सीजन कौन सा है मैं आप लोग को बताता हूं। ये यहां पर जब आपने अप्रैल जून जो देखा कि अप्रैल जून के अंदर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? हार्वेस्ट। और जो वो दूसरी फसल थी इसको हम लोग कब कब उगा रहे थे? जून जुलाई में। इस बीच में कुछ जगह पर हमारे को कि किसी ने अगर अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया और जुलाई में उगा रहा है तो उसको बीच में जब वो जो टाइम मिलता है ना 1-1.5 महीने का, उसके अंदर वो लोग क्या उगाते हैं? तरबूज उगा देते हैं, खरबूजा उगा देते हैं, ठीक है, खीरा उगा देते हैं। ऑल्दो आज के टाइम पे जो कुकम्बर है ये पूरे साल भर मिलता है। ये एक जायद सीजन की फसल अब पूरी तरह से नहीं रही है। जो हाइब्रिड आया है वो एनी टाइम उगाया जा सकता है। बट जो इंडियन खीरा आता है ना, अभी तो आप लोग चाइनीज खीरा यूज करते हो, उसे चाइनीज खीरे के नाम से जाना जाता है। जो इंडियन खीरा जो आता है वो जेद फसल है, मतलब ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उगाया जाता है। ठीक है, तो मेजर क्रॉप ग्रोन इन द इंडिया आर। अब इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप है? चावल, गेहूं, सारे मिलेट्स जितने भी होते हैं, सारी पल्सेस मतलब दालें, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन और जूट, ये सब हम लोग क्या करते हैं? मेजरली प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं आप लोगों को जब बताऊंगा इनकी पर्टिकुलर डिटेलिंग के बारे में, आप लोग को डिटेलिंग याद करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है। और ये एग्जाम में पूछी जाती है तो हमें याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोग को याद उस तरह से कराऊंगा जिस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछने वाला है। यस, तो अभी एक बार डाउट्स देख लेते हैं किस किस का है। फार्मिंग आर सॉइल डिप्लीटेड नहीं होती क्या? ओके बेटा, भावेश, सॉइल डिप्लीट नहीं होती क्या? अब देखो, नेचुरली तो सॉइल के अंदर टेंडेंसी है कि वो अपने आप को दोबारा से सही कर लेती है। लेकिन अगर आपने एक लैंड के ऊपर पर्टिकुलर क्रॉप बराबर 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 ग्रो करी तो होगा वहां से क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर मिनरल्स हैं वो वहां से डिप्लीट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है?
हर 3 या 4 साल में फार्मर क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो 1 साल या 2 साल के लिए उस लैंड, पर्टिकुलर लैंड को या तो लेफ्ट छोड़ देते हैं या उस पर कोई दूसरी क्रॉप उगाते हैं जिसके न्यूट्रिशन वो नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, मान लो मैं फार्मर हूं, पहले यहाँ पे वीट उगाता था, अब मैं 3 या 4 साल तो उगाऊंगा, लेकिन 5वें साल में इस लैंड को या तो खाली छोड़ दूंगा या यहां पर वो फसल उगाऊंगा जिसकी मिनरल्स के रिक्वायरमेंट वो नहीं हो जो वीट की थी। तो उस केस के अंदर सॉइल के जो न्यूट्रिशन है वो डिप्लीट नहीं होते। बट जनरली तो ऐसा होता है कि अगर आप वहां से एक फसल ग्रो कर रहे हो तो 100% डिप्लीट होगा, बट वो नेचुरल साइकिल के थ्रू दोबारा से रिसाइकिल भी उसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है, अब और किसका है, ये कुछ जनों का तो ब्रो सॉइल डिप्लीट होती है मिट्टी खाने से, लड़कियां, क्या भाई क्या चल रहा है, वाह। कुछ कुछ बच्चे तो एकदम फन एक्टिविटी समझ रहे हैं क्लास को। चलिए, जिसका जैसा जैसा जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे मजे ले रहा है, बट हमारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियां मिट्टी खाती है नहीं खाती वो देखने में ज्यादा फोकस ना करें, फोकस करें कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन हमें याद करना है। क्योंकि अगर आप इस पर्सपेक्टिव से बैठोगे कि हमें क्लास में याद करना है, तो ट्रस्ट मी मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूं कि आराम से याद हो जाएगा। बट कुछ बच्चे इस भरोसे कि अभी सर का लेक्चर सुन लेंगे जैसे पहले सुना है, और बाद में जब सर टेस्ट बोलेंगे तब बैठेंगे याद करने के लिए। तो भैया इस तरह से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, फोकस करके याद करो। अभी बार बार रिसाइट करोगे तो याद हो जाएगा, और वैसे भी रटने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो देखो, ज्वार बाजरा रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, तो जो मिलेट्स है वो कौन कौन से उगते हैं अपने यहाँ पे, ज्वार आप लोग सब लोग जानते होंगे, कबूतरों को डलता है। ठीक है, कबूतरों को जो दाने डालते हो आप गोल गोल, वो ज्वार होता है। बाजरा, रागी की रोटी, रागी की चिप्स खाई होगी आप लोगों ने, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग रागी को बहुत प्रेफर करते हैं। तो दो दिस आर द नोन एज द कोरेस ग्रेन, दे हैव अ वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्यों इंडिया में बहुत ज्यादा, और इंडिया में तो बहुत कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन कॉन्शियस लोग बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल, रागी इज द वेरी रिच इन आयरन। किसमें, तो अगर किसी को आयरन की कमी है बॉडी के अंदर तो आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस आर द रफेज। आगे, मेजर पल्सेस आर डेट ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर वाली, पीस और मूंग। ग्राम के लिए राजस्थान भी बहुत फेमस है, राजस्थान से बहुत सारा मूंग एक्सपोर्ट भी किया जाता है, बहुत फसल होती है हमारे यहाँ पे मूंग की। और बाकी पीस मतलब पीली पीली दाल आती है, मटर की दाल, वो भी हम लोग यूज करते हैं एज अ दाल। अब चना दाल जिसको आप लोग बोल सकते हो। अब बात ये होती है कि सर क्या इंडिया के अंदर पल्सेस इतनी होती है, आपको बता दूं इंडिया की पल्सेस की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। इंडिया में जितनी पल्सेस प्रोड्यूस होती है ना, वो हमारे खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी काफी नहीं है, हमें पल्सेस का बहुत हाई लेवल पर इंपोर्ट करना पड़ता है। ये बात याद रहे, आगे क्वेश्चंस में काम आएगी। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द इंडिया आर ग्राउंडनट। ठीक है, हम लोग ऑयल सीड के भी बहुत अच्छे लेवल पे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जितने अच्छे लेवल पे हम लोग प्रोड्यूसर हैं ना, उतने ही हाईएस्ट लेवल पे कंज्यूमर भी हैं। तो उसके बाद में भी हम लोग को बहुत सारा पाम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर पाम ऑयल इंपोर्ट ना करें तो हमारी सेल्फ सस्टेनेबल डिमांड कंप्लीट ही ना हो। ठीक है, तो ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, सिसमेन का क्या होता है, तिल्ली का तेल, अभी सर्दियों के टाइम पे खाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, सोयाबीन हो गया, कास्टर सीड्स का, कॉटन सीड्स का ऑयल हो गया, लिनसीड, सनफ्लावर, मोस्ट ऑफ दिस आर ईटेबल ऑयल्स एंड यूज फॉर एज अ कुकिंग मीडियम। ठीक है, सब किसमें काम में आते हैं हमारे यहाँ पर, कुकिंग पर्पज से। और आपको पता है इंडियंस हम बहुत ऑयली खाते हैं, भटूरे, पूड़ी, नमकीन, मठरी, सब में हमारे यहाँ तेल का भर भर के काम है ना। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी, और इतना लार्जेस्ट कंज्यूमर है कि जितनी पल्सेस हमारे यहाँ उगती है वो तो खाई जाते हैं, साथ में जो दूसरों की उगती है वो भी इंपोर्ट करके खा जाते हैं। ठीक है, अगला आता है इंपॉर्टेंट, इंडिया में अगर कोई बच्चा
बच्चे को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है ना, तो मैं उसको एक एडवाइस देता हूं कि हॉर्टिकल्चर में अपना करियर बनाओ, मतलब एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में भी स्पेशली हॉर्टिकल्चर में, इनमें बहुत बहुत मार्केट में डिमांड है। आप देखो, गेहूं बिकता है 30 रुपए किलो और एप्पल बिकता है 100-150 रुपए किलो, समझ पा रहे हो? तो देखो हॉर्टिकल्चर की कौन सी क्रॉप होती है? हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स? फ्रूट प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्लावर और एनी अदर कल्टीवेटर की, ये जितने भी फैंसी पेड्स वगैरह आते हैं सब हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज है। अब देखो, आप लोग देखते हो नर्सरी में कितना कितना पैसा है, एक छोटा सा गार्डन बनाने जाते हो कितनी अच्छे लेवल पे अर्निंग कर सकते हो। तो अगर किसी बच्चे का एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंटरेस्ट है ना, जिसको प्लांटिंग वगैरह में मजा आता है, तो हॉर्टिकल्चर जैसे प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। और इंडिया में अब बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं जो बहुत प्रॉपर तरह से हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग्स आप लोगों को देते हैं। तो अगर किसी को इस बारे में डिटेल जाननी हो तो मुझसे कनेक्ट कर लेना। तो देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। देखो, इसमें भी हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, किसके? फ्रूट्स के और वेजिटेबल के। अब तुम लोग ज्यादा खुश मत हो ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देख करके। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो हमारे पास में लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी हमारे पास ही है, इतना उगाते हैं कि खुद खा जाते हैं सारा सब कुछ। तो इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल। इट इज इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द पीज, मटर का, कॉलीफ्लावर, गोभी, प्याज, ठीक है, कैबेज। अब ये कॉलीफ्लावर, एक तो फूल गोभी आती है और एक बंद गोभी आती है ना, पत्ता गोभी जिसको तुम लोग बोलते हो, टमाटर, ब्रिंजल मतलब बैंगन, एंड साथ साथ में आलू हम लोग बड़े लेवल पर उगा रहे होते हैं, ठीक है। हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और एग्रीकल्चर बेस पर, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर बेस पे तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर चाहता ही है कि आप आंसर करो ही करो, ठीक है। सेकंड पे हम आते हैं, हम कुछ, एक सेकंड रुकना, हम लोग कुछ नॉन फ्रूट क्रॉप्स भी उगाते हैं। मतलब नॉन फूड क्रॉप्स क्या होती है बेटा? ऐसी क्रॉप जिसको हमने खाने के पर्पज से ना उगाया है, उसका पूरी तरह से जो यूज आएगा वो किसी ना किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आएगा। जैसे कॉटन, कॉटन आपने उगाया है तो आप उसे खाओगे थोड़ी, वो तो क्या है, कपड़ा बनाने में काम आएगी। जूट हो गया, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये सब, रबड़ हो गया, ठीक है, ये सब उगाया गया है किसी फर्दर कमर्शियलाइजेशन के लिए। तो वो जो क्रॉप्स होती है वो नॉन फूडर क्रॉप्स होती है जनरली। इसके अंदर ना, मतलब ये भी कमर्शियल क्रॉप्स में ही आती है, कमर्शियल लेवल पे उगाई जाती है, क्योंकि इसको बेचने पर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाया जा सके या कमर्शलाइजेशन किया जा सके, इसी का मोटो होता है। जूट इज द नोन एज द गोल्डन फाइबर, ये बात मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकेजिंग मटेरियल एंड पर्टिकुलरली नायलॉन। की जो जूट है वो बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण, और महंगा होने के साथ साथ ये ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी डिपेंडेंट है, इसको बहुत सारी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उस कारण से बहुत लेबरस होता है, और बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण जूट का मार्केट धीरे धीरे जा रहा है। आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसने उसका मार्केट कैप्चर कर लिया है। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर उसको बोलते हैं हम सिल्क की फार्मिंग करना। सेरीकल्चर क्या होता है? एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर हम लोग सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और सिल्क किससे प्रोड्यूस होता है? सिल्क वॉर्म्स के थ्रू। कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको फीड करना होता है, फीड करने पर वो बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद में उनसे एक गर्म पानी में डाल करके, मतलब उनको मरना पड़ता है हमें सिल्क देने के लिए। तो ये सेरीकल्चर एक्टिविटी होती है। ये सेरीकल्चर के थ्रू हम लोग क्या प्रोड्यूस कराते हैं? सिल्क प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब इन बातों से आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ये पहला टॉपिक था जो तुम्हारे को रिवीजन करवाया मैंने पॉइंट बेस पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहले, इससे पहले बता दो, किसी को भी जो टॉपिक्स था उसके रिलेटेड में कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर करो। सेम पेज पर हो क्या सब लोग? एक बार लिख दो चैट के अंदर सेम पेज, अगर नहीं हो तो सेम पेज पर, फिर मैं आप लोग को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यस, पहले तो डाउट बताओ किस किस के हैं। विपुल, हाँ भैया। सर, शुगर केन इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज कंजप्शन के लिए यूज होता है, ये कौन सा क्रॉप है बेटा? मतलब आप किस पर्सपेक्टिव से इसका क्लासिफिकेशन पूछना चाह रहे हो? सीजनल वाइज पूछना चाह रहे हो, या फिर ये पूछना चाह रहे हो कि कॉमर्शियल क्रॉप है या
प्रिमिटिव सब्सटेंसिव क्रॉप है, तो भैया ये कमर्शियल क्रॉप है, जनरली इसीलिए उगाई गई है ताकि बेचा जा सके, ठीक है। और शुगर केन से डायरेक्टली इथेनॉल नहीं बनाया जा रहा है, शुगर केन का जो कचरा बच रहा है ना उससे निकाला जा रहा है, उससे जब एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है शुगर कंटेंट का, उसके बाद में जो उसका कचरा है ना उसको प्रोसेस करके बनाया जा रहा है। ठीक है, बाकी सब सेम पेज पर है क्या? कोई डाउट है? अगर सेम पेज पे हो तो फटाफट से एकदम ओके कर दो कि यस सर क्लियर है। सारे बच्चे, अभी तक ये दो ही जने चल रहे हैं, एक तो मिस्टर इम्पॉसिबल जी और एक ये अपने भावेश भैया, उसके अलावा कोई भी जना मेरे को रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहा। भाई ऐसा क्यों? बाकियों को समझ नहीं आ रहा क्या? अबू हमजा समझ में आ रहा है? राघव चलो अब आते हैं हम लोग डिफाइन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कि भैया प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है और उसके 4 कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करो। कोई मिस्टर इम्पॉसिबल जी हैं, आई एम पॉसिबल जी हैं, इम्पॉसिबल नहीं, ये तो बहुत मस्ती में आए हुए हैं। चलिए बाकी बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इनका शायद टारगेट है कि ये कमेंट्स में ही पूरी धूम मचा के रखेंगे, ठीक है, जिसको जैसे करना है। आओ हम लोग बात करते हैं डिफाइन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कोई भी 4 कैरेक्टर्स को आपको स्पेसिफाई करना है। तो देखो सबसे पहले समझो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नथिंग एल्स, इज अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जब क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द प्रॉफिट। व्हेन, ये तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब वो जब जो क्रॉप उगाई जा रही है वो किस लिए उगाई जा रही है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। किसके लिए उगाई जा रही है बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, हेंस अ लार्ज लैंड एरिया आर नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। This type of commercial farming is practiced in the tropical and subtropical region. It was introduced by the British India. ठीक है, मैं आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर का बात बता देता हूं। जैसे कि टी इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कि बड़े लैंड के ऊपर उगाया इसलिए गया है ताकि बेचा जा सके और पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ क्रॉप को इसमें उगाया जाता है। तो देखो सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। दूसरा, इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव, मतलब बहुत पैसा लगता है और साथ साथ में बहुत सारी लेबर लगती है। अब ये लिख रखा है डन विद माइग्रेट लेबर, मतलब जनरली वहां पे लेबर नहीं होती तो दूसरी जगह से बुला लिया जाता था। ये पास्ट टाइम की एक्टिविटी, आज की बात नहीं है। दूसरा, एंटायर प्रोड्यूस इज यूज एज द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री सच एज टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बूस्ट, मतलब वो किसके अंदर ब्रिज का काम कर रहा है? काइंड ऑफ इंडस्ट्री के लिए, मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक रोल प्ले कर रहा होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कि इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर फील्ड से होकर के इंडस्ट्रीज की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं है, कमर्शियल फार्मिंग ही है, प्रॉफिट, कमर्शियल फार्मिंग प्रॉफिट उगाने के लिए करी जाती है। और कमर्शियल फार्मिंग का दूसरा कैरेक्टर है कि वो जनरली बड़े लैंड पर विद ह्यूज कैपिटल से करी जाती है। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा, एक्सप्लेन रबर कल्टीवेशन इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग हेड्स, कि भैया रबर कल्टीवेशन को इंडिया में एक्सप्लेन करो और साथ साथ में ये बताओ कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है रबर कल्टीवेशन की, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती है और प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चे ना जब उल्टा सीधा आंसर लिख के आते हैं ना कि रबर इज अ नॉन फूडर क्रॉप और ये सब, तब वो एग्जामिनर का होता है दिमाग खराब और वो आपके नंबर काट देता है, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया है कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स को मुझे इसमें हाईलाइट करना है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, यहाँ रबड़ की जगह वीट हो सकता है, यहाँ पे बार्ले हो सकता है, या मिलेट हो सकता है, या पल्सेस हो सकती है। तो अगर आप लोग को ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कैसे करना है ध्यान रखो। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रबर प्लांटेशन,
Rubber is the one of the most important raw material in many important industries like motor and vehicle industries, किचनवेयर एंड हाउसवेयर इंडस्ट्रीज, है ना। आप लोग को रबड़ का यूज बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। रबड़ से आप लोग की स्लीपर्स बनती है और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे रबड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रबड़ किससे मिलता है? नेचुरल प्रोडक्ट होता है, पेड़ से मिलता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप होती है, ठीक है, जो भी इक्वेटर के अराउंड जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वहां पे उगता है। हाउएवर अंडर अ स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन अ ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरियाज, लेकिन उसके अंदर हमें स्पेशल कंडीशंस को मेंटेन करना होता है। और इसके लिए क्लाइमेट रिक्वायरमेंट क्या है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेन चाहिए, जो कि काफी अच्छी रेनफॉल माना जाता है। और 25 डिग्री का क्या चाहिए? मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। इससे अबव हो तो ज्यादा अच्छा है। तो जनरली रबड़ के जो भी प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो कौन कौन से? कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है, आइलैंड है, ठीक है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय है, जहां पे बारिश भी अच्छी होती है, साथ में टेम्परेचर भी 25 डिग्री से ऊपर है। तो ये जो स्टेट है यहाँ पे क्या होता है? रबड़ की प्लांटेशन बेसिकली करी जाती है, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा वैसे मैं पीडीएफ नोट शेयर भी करवा दूंगा। अब आता है एक्सप्लेन एनी 4 फ्यूचर ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर फार्मिंग इन इंडिया। अब आप लोग को मैं पहले से बता चुका हूं प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग के क्या फीचर होते हैं। जनरली स्मॉल लैंड ऑफ प्रैक्टिस करी जाती है, पुराने टूल्स को, ट्रेडिशनल टूल्स को यूज किया जाता है। इस एग्रीकल्चर जनरली किस पर डिपेंड होता है? मॉनसून पर। यहाँ पे कोई भी ग्राउंड वाटर की को निकाला नहीं जाता। और साथ साथ में जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो फार्मर क्या करता है? दूसरी लैंड पर शिफ्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं। आज के टाइम पर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है। पुराने ट्राइबल सोसाइटीज ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी। वो क्या करती थी? जैसे कि एक लैंड ऑफ एरिया है, यहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाया। अब इस पर्टिकुलर लैंड पर एक पर्टिकुलर क्रॉप उगना बंद हो गई, वैसे ही वो दूसरी लैंड पर क्या कर जाते थे? शिफ्ट कर जाते थे। और ये लोग जब यहां से यहां शिफ्ट करते थे तो यहाँ पे बची हुई लैंड के ऊपर जैसे वो यहाँ से शिफ्ट करते थे वो आग लगा देते थे। क्या लगा देते? क्योंकि जो स्लश बच जाता है ना, जो भी गेहूं के टुकड़े उकड़े बच गए फसल काटने के बाद में, वो उसको क्या करते थे? आग लगा के चल जाते हैं। उसको बोलते थे स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। क्या बोलते थे? ये जनरली ट्राइबल सोसाइटीज करती थी। या फिर इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? ये भी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का ही टाइप है कि पहले, और भी बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, कि एक लैंड पे प्रोडक्शन के लिए यूज करें, जैसे उसका प्रोडक्शन आना बंद हुआ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और जो बची कुछ जगह जहां पे जो कचरा बचा है उसको खत्म करने के लिए क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं। वैसे ये मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप लोग वहां पे आग लगाते हो तो वहां के बहुत सारे इंपॉर्टेंट अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैंने बता दिया वो सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर फार्मिंग का ही, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग का ही टाइप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या फिर स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, या फिर जूमिंग, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अभी तक सब सेम पेज हो तो बता दो। अभी कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, पहले वो देख लेता हूं। क्या? इज इट प्रैक्टिस टूडे? किस चीज की प्रैक्टिस पूछ रहे हो बेटा? पढ़ाने की प्रैक्टिस? ओके, यू मीन स्लैश एंड नहीं बेटा, स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर अब बेसिकली नहीं करा जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट का उसमें बहुत सारा रोल प्ले है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। वो जनरली इस तरह की प्रैक्टिस को आप करने नहीं देती हैं, ठीक है। और जो भी ट्राइबल सोसाइटीज इस चीज की, इस तरह की प्रैक्टिस को डन करती थी पहले के टाइम पे, अब उन लोग को और अदर इकोनॉमी के सोर्सेज दे दिए गए ताकि वो इस तरह की प्रैक्टिस ना करें, ठीक है।
तो अब जो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर है वो नहीं करी जाती है प्रैक्टिस। चलिए अगले हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर मिलेट्स। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना पर्टिकुलर, मिलेट्स क्या है, ठीक है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द मिलेट ग्रोन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इस पे फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन में लिखना क्या है, तो मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, मिलेट्स आर कोरस ग्रेन, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं ना, वो मिलेट्स होते हैं। मोटा अनाज क्या क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोग को याद कराया था, ज्वार, बाजरा, रागी, और ये क्या होते हैं, बहुत हाई न्यूट्रिशन वैल्यू इनमें होती है। रागी के लिए आ जाए तो लिख देना, रागी इज रिच इन आयरन एंड कैल्शियम टू, साथ साथ में और भी माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। तो देखो ये वाली बातें तो तुम लोग पहले से ही वहां पढ़ के सीख के आ गए, ठीक है, कि मिलेट्स के क्या क्या फीचर्स हैं, ये पीछे पॉइंट्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक तो पॉइंट ये लिख के आओगे, साथ साथ में अब वो बोल रहा है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन का, तो क्लाइमेटिक कंडीशन सबकी बता दो। अब यहीं पे याद करोगे, जो ज्वार होता है ये क्या होता है, रेनफीड क्रॉप होती है, मोस्टली ग्रोइंग इन द मॉइस्ट एरिया, वहां पे जहां पे थोड़ा मॉइस्चर रहता है। स्टेट जो प्रोड्यूस करते हैं इसको, एक सेकेंड रुकना बेटा, जो इसको स्टेट प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र हो गया जहां पे मॉइस्चर बहुत है, कर्नाटका हो गया, एमपी हो गया, इस एरिया के अंदर जनरली ज्वार को उगाया जाता है। अब बाजरा वहां उगता है जहां ड्राई स्टेट होता है। अब तुम सोचो बाजरा कहाँ उगता है, राजस्थान में, अपने यहाँ पे ज्यादा फेमस है ना बाजरे की खिचड़ी, तुम लोग सर्दियों में खाते हो। अब सोचो तुम लोग विंटर में कंज्यूम कर रहे हो, उसका मतलब उगाई कब गई होगी, गर्मियों में, और गर्मियों में उगाई होगी तब कब हार्वेस्ट की गई होगी, सितंबर से नवंबर में। तो मुझे बताओ जल्दी से, जो मॉनसून के टाइम पर सोन करी जाए और हार्वेस्ट करी जाए इन द सितंबर और नवंबर, तो कौन सी वाली क्रॉप है, कौन सी सीजन क्रॉप है, फटाफट से कमेंट में बताओ जल्दी, कौन सी क्रॉप है, नेम इट, जल्दी से नाम लिख के बताओ इसका मेरे को। तो बाजरा कौन सी, तो देखो बाजरा ग्रोन इन अ ड्राई वार्म क्लाइमेट, सैंडी सॉइल, साथ साथ में शैलो ब्लैक सॉइल में भी उगाई जाती है, ठीक है। तो वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, खरीफ क्रॉप। अरे भैया बाकी सो रहे हो क्या, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट्स में, पढ़ा ना हम लोगों ने, तो ऐसे ही रिपीटेशन से याद होगा। दूसरा, कौन कौन से स्टेट है जो उसको प्रोड्यूस करने, देखो सबसे पहले नाम राजस्थान का है ना, राजस्थान बहुत लीड करता है बाजरा उगाने में। राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर बाजरा उगाया जाता है। ड्राई स्टेट है, समवेयर हॉट है, महाराष्ट्र ड्राई नहीं है लेकिन कुछ एरिया है महाराष्ट्र की जो सपोर्ट करते हैं बाजरा उगाने की क्लाइमेटिक कंडीशन को। अब आता है रागी, तो रागी ग्रोज इन द वेल ड्राई रीजन ऑन द रेड, ब्लैक, सैंडी एंड द लूमी सॉइल। तो आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ड्राई, तो ड्राई तो अपना राजस्थान है, नहीं, लेकिन साथ साथ में कैसी सॉइल चाहिए, रेड, ब्लैक और सैंडी, लूमी सॉइल चाहिए इसके लिए ना। टाइप ऑफ सॉइल फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ऐसी जगह पर रागी को उगाया जाता है। और आप लोग को रागी से रिलेटेड डिशेस भी ना इन स्टेट्स में ज्यादा मिलेगी, हिमाचल में, उत्तराखंड, सिक्किम, मतलब अपने नॉर्थ के अपर वाले बेल्ट के अंदर, ठीक है। अब आता है व्हाट आर द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, राइट द 3 फीचर ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और उसके 3, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सब्सटेंसिव फार्मिंग, एक था प्रिमिटिव और एक था इंटेंसिव और एक था कमर्शियल। तो देखो कुछ नहीं होता है, कमर्शियल और इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग में थोड़ा सा फर्क है। कमर्शियल फार्मिंग में कंप्लीटली कमर्शियलाइजेशन एंगल है, लेकिन इंटेंसिव जो सब्सटेंसिव फार्मिंग है उसके अंदर कमर्शियलाइज को भी प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन साथ साथ में खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी उगाया जाता है। तो देखो इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस इज द एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन, जहां ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां उगाया जाता है। इस फार्मिंग के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय यूजिंग अ हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स को डाला जाता है, साथ साथ में बेटर एग्रीकल्चर इनपुट्स को यूज किया जाता है। तो आजकल यहां पर भी HYV सीड्स यूज होने लग गए हैं, ठीक है। पर हेक्टेयर की यील्ड को भी इंक्रीज किया जा रहा है और मोर देन 1 क्रॉप इज कल्टीवेटेड ड्यूरिंग अ ईयर, क्योंकि तभी फायदा होगा ना जब एक से ज्यादा क्रॉप उगाएंगे। अगर एक क्रॉप 6 महीने उगाई, एक क्रॉप नहीं उगाई तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो सब सेम पेज पे हो, कोई डाउट है?
हाँ भैया, भावेश, अबू हमजा, एम आई पॉसिबल, खेतान साहब, झालानी जी, भावेश, सबको क्लियर है? ठीक है, यस। अलग अलग नाम से जो भी जुड़े हुए हैं सबको क्लियर है ना अभी तक? बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिन जिनको मैं देख रहा हूं। एडिट रिजलर करके कोई है, विपुल शाहजी, आदित्य वर्मा, राघव केतान, बहुत सारे बच्चे हैं। तो हाँ, अक्षिता गोयल, समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट है क्या? नो सर। अक्षिता गोयल को क्या डाउट नहीं है या क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है बच्चा? अगर क्लियर नहीं है तो क्या क्लियर नहीं है, डाउट है तो क्या डाउट है बता दो। सबको क्लियर है? हाँ भाई, एकदम ऐसे आग लगा दो कमेंट्स में, दिखनी चाहिए फायर। यस, चलिए तो हम लोग आते हैं, 5 क्वेश्चन हमने करे, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। अब देखो, इसने डायरेक्ट क्रॉप ना पूछ करके उसकी एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी पूछ ली, इसीलिए मैंने वहां पे नोट्स में भी इस पॉइंट को इंक्लूड किया था। एक्सप्लेन 2 ज्योग्राफिकल कंडीशन असेंशियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप। इस क्रॉप को उगाने के लिए हमें कौन कौन से और फैक्टर्स की जरूरत है उसको भी देखना है। तो देखो, जूट इज अ गोल्डन फाइबर, और ज्योग्राफिकल कंडीशन सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जूट क्या है? ग्रो वेल इन ड्रेन फर्टाइल सॉइल ऑफ द फ्लड प्लेन्स वेयर द सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर, कि जहां पे हर साल सॉइल नहीं आती हो, जनरली वहां उगाया जाता है। और वेल फ्लडेड मतलब अच्छी वाली बाढ़ जैसा सा माहौल हो वैसा। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। मैं आपको बता देता हूं, हमारे इंडिया में जूट की ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल एरिया में हो रही है, और इसके अंदर जो लीड करता है वो कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा उगाती है, और सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? इंडिया है। ठीक है, जूट का यूज क्या क्या होता है आप लोग जानते हो? जो गनी बैग्स होते हैं, बड़े बड़े बैग्स, मैट, रस्सी बनाने में, यान धागा बनाने में, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, आपने देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनती है जूट की। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स बनाने में जूट यूज आता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो कितना आसान पेपर है होता है, फिर भी बच्चे ना इसको छोड़ के आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, मुझे चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या पूछ रहे हैं? जूमिंग क्या होती है? अच्छा बेटा, जूमिंग पीछे पढ़ा था ना हमने, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वही जूमिंग होती है, कुछ अलग नहीं है, नाम है उसका दूसरा। आपने पीछे पढ़ा था ना कि जहां पर एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं तो कुछ स्टेट में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जूमिंग बोला जाता है। हाँ, और कोई डाउट? चलो आओ, नेम एनी 4 ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया। कोई 4 व्हाट डज ड्रेन सॉइल मीन्स? देखो भावेश, 2 मिनट में बताता हूं ड्रेन सॉइल का क्या मतलब है ना। 2 मिनट मेरे को दो, जब तक पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट में आपके डाउट्स को देख लेंगे। लास्ट में बता देना, ऐसे बीच बीच में क्या फ्लो टूट रहा है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर मुझे जेई करना है, जेई बता दोगे? जब बिल्कुल बता दूंगा। आप मुझे पर्सनली मेल कर लो, पर्सनली मेरा नंबर आप लोग को मेरे मिराकल एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से मुझे कॉल करो, मैं सबकी हेल्प करूंगा। लेकिन अभी मैं एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा रहा हूं जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। तो कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जो मतलब मुझसे 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर देख के बड़ा खुश हो रहे हैं। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। लेकिन अभी यहां पर मेरा मेन मोटो एग्रीकल्चर पढ़ाना है, ना कि जेई पढ़ाना है। ठीक है, चलिए आओ। नेम एनी 4 ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया। कोई भी 4 ऑयल सीड पढ़ा बताओ जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल सीड इन आर डेली लाइफ। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए, लग्जरी क्वेश्चन है, लॉटरी लगाने वाले। देखो ऑयल सीड्स के तो तुम लोग नाम याद कर ही सकते हो। किस किस का तेल खाते हो? मूंगफली का मतलब ग्राउंडनट, सरसों मस्टर्ड, और किसका खाते हो? कोकोनट का, और किसका खाते हो? तिल का, सोयाबीन का, सनफ्लावर का। तो ये सारे रख लो, बात समझ आ गई? अब मोस्ट ऑफ द सीड्स आर ईडेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, दिस आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग
पेंट, वार्निश, सॉप, परफ्यूम, ठीक है। तेल वेस्ट क्या परफ्यूम बनते हैं, इत्र बनते हैं ना। कभी कभी देखना इत्र को अगर अपन लगा लोगे ना कपड़ों पे तो उसका निशान बन जाता है, स्टेन आ जाता है, कारण उसमें ऑयल होता है। साबुन आप देखते हो ओसवाल की भट्टी, उसमें लिखा हुआ होता है उसके एड पे शुद्ध सरसों के तेल से निर्मित, तो उसमें तेल होता है, ठीक है। और जो भी तेल में से मतलब जो भी सीड्स है उनमें से ऑयल जब निकाल लेते हो आप, सपोज मूंगफली में से आपने उसको क्रश करके जब उसका ऑयल निकाल लिया, तो जो बाद में मूंगफली का जो क्रश बचा है, जो ऑयल केक बचा है, उसको क्या किसमें यूज किया जाता है, कैटल फीड में। कैटल उसको खाते हैं। और जनरली जो कचरा बचा है अगर आप उसको खेतों में डाल दोगे तो किसका काम करेगा, वर्क एज अ फर्टिलाइजर्स। ओके, उसके बाद आता है एक्सप्लेन एनी 3 ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस इन इंडिया। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइस के कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमारे को चाहिए, तो प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। एंड हाउ इज इट पॉसिबल टू ग्रो द राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो देखो दिस ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर ग्रोथ क्या कि अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। इसका मतलब वहीं उग सकता है जहां पर ज्यादा पानी है। राजस्थान जैसे एरिया के अंदर गेहूं उगाया नहीं जा सकता। दूसरा हाई ह्यूमिडिटी हो ना, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो, जैसे कि ह्यूमिडिटी कहां देखने को आप लोग को मिलती है, पंजाब में मिल जाएगी, है ना, कुछ महाराष्ट्र के बेल्ट्स में मिल जाएगी। इट इज पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया of the less rainfall with the help of irrigation, for example पंजाब एंड हरियाणा। अब देखो पंजाब और हरियाणा के जैसे एरियाज में क्यों उगाया जा पा रहा है जो चावल है, राजस्थान के भी कुछ एरियाज हैं वहां पे उगाया जा रहा है, जैसे हनुमानगढ़ और गंगानगर ऊपर वाले एरिया। कारण है कि यहां पर हम लोगों ने पंजाब के अंदर हमारे कुछ रिवर्स, पंजाब 5 नदियां हैं, बहुत सारी रिवर्स है, उस जगह से रिवर के थ्रू राजीव गांधी कैनाल बनाया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो राजीव गांधी कैनाल से ना, इंदिरा गांधी कैनाल, राजीव गांधी कैनाल और बहुत सारी कैनाल सिस्टम है, तो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम से ना पानी लाया जाता है, ठीक है। और वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करके हम लोग राइस का कल्टीवेशन कर पा रहे हैं। गॉट इट। तो वहां पर जनरली ऐसे तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा हाई रेनफॉल नहीं है, लेकिन वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी मतलब पानी देने की फैसिलिटी बहुत है, वहां पानी की भरमार है ड्यू टू बेस्ट इंदिरा गांधी जो कैनाल के थ्रू जो इरिगेशन हो रहा है। इसी कारण से हमारे यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले जो एरियाज हैं वहां पे भी राइस उगा पा रहे। नहीं तो राजस्थान में तो पीने के लिए पानी नहीं, राइस को इतना पानी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 150-125 तक सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है। तो उतनी रेनफॉल चाहिए तब जाकर के राइस ग्रो हो सकता है। तो वहां पर अपने यहाँ पे पॉसिबल किस वजह से हो पा रहा है, ड्यू टू बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, और जनरली वहां उगता है जहां पर बहुत बढ़िया बारिश होती है। अब आता है व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। राइस की ग्रोथ के लिए वही दोबारा अगेन वही क्वेश्चन आ गया। तो आप लोगों ने लिख दिया 25 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए एरिया में, ठीक है। लेस रेनफॉल में किसकी हेल्प से उगाया जा सकता है, इरिगेशन की हेल्प से। इट इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज और डेल्टिक रीजन्स में उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरिया सच एज पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में किस वजह से, कैनाल इरिगेशन, कि कैनाल के थ्रू पानी नदियों का ला करके उगाया जा पा रहा है। बाकी कहाँ उगाने को देखने को मिलता है आपको, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, वहां खूब पानी है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल होती है तो वहां पर चावल उगाया जाता है। अगला आता है व्हीट और राइस फार्मिंग आर द इंडिया आर फेयरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, की गेहूं की खेती और राइस की खेती बहुत अलग है, इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों से थोड़ी सी टेक्निकलिटी मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या टेक्निकलिटी है इसके अंदर। व्हीट क्या होता है, टेम्परेट रबी क्रॉप है, जबकि ये कैसी है, ट्रॉपिकल खरीफ क्रॉप है। ये विंटर में उगाई जाती है जबकि ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून में उगाई जाती है। यहां पे मॉइस्चर ऑफ सब सॉइल चाहिए जबकि ये डिपेंड है मॉनसून के ऊपर। ग्रोन इन द एरिया विद द रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर, जबकि यह वहां उगता है जहां पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री लाइक गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन।
जबकि ये कहाँ पे उगाए जाते हैं, ये प्लेन्स में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन में, कोस्टल एरियाज में और डेल्टिक रीजन में इनको उगाया जाता है। तो एक बार इसकी डिटेलिंग देख लो, किसी को कोई से भी रीजन भी याद ना हो, यहाँ पे रीजन याद करना है। गंगेटिक जो प्लेन है, जो गंगा के थ्रू जो प्लेन्स बने हैं, मतलब एमपी वगैरह में, वहां पर उगाया जाता है जनरली, ठीक है, ब्लैक सॉइल रीजन में, डेक्कन प्लेट्यू के। जबकि ये कहां पे उगाया जा रहा है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, कोस्टल एरिया में, डेल्टिक रीजन में। तो कोई भी अगर डाउट हो तो पूछो, सब सेम पेज पे हो क्या? जल्दी से कमेंट में बता दो, सबको डाउट क्लियर है क्या? राघव, साइंटिस्ट के लिए कौन सा एग्जाम देना है, कई कर रहे हैं, या कई की तो अपनी लड़ाई चल रही है यहाँ पर। भैया पढ़ाई करो, पढ़ाई फोकस कर लो, ये टाइम पास मत करो। ये 10th क्लास के बच्चे हो तुम लोग, यहाँ टाइम पास करने आए हो क्या? मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए तुम लोग के लिए क्लास ले रहा हूँ क्या? डाउट्स है तो पूछो, और अगर अभी तक का बढ़िया समझ में आ रहा है तो एक बार एकदम मतलब मोटिवेशन बनाने के लिए हार्ट्स मार दो फटाफट जल्दी से। समझ आ रहा है सब क्लियर अच्छे से? चल, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग में बाय स्टेटिंग 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, कि 5 पॉइंट्स के साथ साथ में एक्सप्लेन करो कि सब्सटेंसिव फार्मिंग में और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? भैया कौन सी चीज वन मोर टाइम एक्सप्लेन करूं, कर सकता हूं आप लोगों के लिए, तो बताइए कौन सी चीज है जो दोबारा एक्सप्लेन करनी है, बोलो। कौन सी चीज है वापस एक्सप्लेन करनी है? चलिए, कोई सी भी नहीं है, मुझे लगता है मजे लेने आए हैं। हाँ, चलो, किसका कोई क्वेश्चन रह गया है क्या? यस, आदित्य वर्मा जी, लास्ट क्वेश्चन बताओ, क्या लास्ट क्वेश्चन है बेटा? ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर दूं। देखो कुछ नहीं पूछा उसमें, ये पूछा है बेटा कि वीट और राइस को ग्रोन करने के लिए, जो वीट और राइस है वो फेयरली अलग अलग क्रॉप है, मतलब बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि वीट अलग तरह का क्लाइमेट कंडीशन, सब कुछ अलग सिस्टम चाहता है, जबकि राइस एकदम अलग चाहता है। तो कुछ नहीं करना आपको, वीट के पर्टिकुलर पॉइंट्स को लिखना है और राइस के पर्टिकुलर पॉइंट्स को आपको यहां पर मेंशन करना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। अब आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिमिटिव एंड सब्सटेंसिव फार्मिंग। ये मैं आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। कमर्शियल फार्मिंग के सारे पॉइंट्स लिख दो पहले तो। कमर्शियल फार्मिंग में HYP सीड्स यूज होता है। कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। इट इज कैरेक्टर बाय ह्यूज डेवलप्ड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन बढ़िया होता है यहाँ पे, ठीक है। जनरली कॉमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन इज ऑल्सो अ कमर्शियल फार्मिंग, जैसे कि टी है ना, कॉफी, रबर, ये सब कमर्शियल फार्मिंग है। और हाई प्रोडक्टिविटी इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एम ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग, कि मेन एम में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो ताकि उसे बेचा जा सके। वहीं पे सब्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, जो स्मॉल लैंड पर ली जाती है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ज्यादातर लेबर को यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्निक को नहीं। कैरेक्टराइज बाय यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, पुराने टूल्स को यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा, दिस इज टाइप ऑफ फार्मिंग एंटायरली डिपेंड ऑन द मॉनसून, ठीक है। प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होती है? कुछ बच्चे कमेंट में प्रिमिटिव, भैया प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग पढ़ा था ना, पुराना तरीका।
प्रिमिटिव फार्मिंग मतलब पुराने तरह से जिसमें करा जाता है ना, जिसमें ओल्ड टेक्निक्स को आप यूज करो, इट इज कैटेगराइज्ड बाय प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव फार्मिंग मतलब पुराने तरीके से जो करी जाए, जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज ना करो आप, ठीक है, वो प्रिमिटिव फार्मिंग होती है। प्रिमिटिव फार्मिंग को ही सब्सटेंसिव फार्मिंग भी आप कह सकते हो। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अ प्रिमिटिव फार्मिंग टाइप, ठीक है, स्लैश एंड बर्न, इसको और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बार बार बोल रहा हूं, उसके नाम याद कर लेना। जूमिंग हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, मतलब पुराने तरीके से, मतलब जहां पे एक लैंड से दूसरी लैंड पे शिफ्ट हुआ जाता था और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज नहीं किया जाता था, मॉनसून पे जनरली डिपेंडेंट होते थे। प्रोडक्टिविटी ऑफ ऐसे फार्मिंग की क्या होती है, लो होती है। एग्जाम्पल है उड़ीसा, जहां पे राइस इज अ सब्सटेंशियल क्रॉप इन उड़ीसा, मतलब वहां पे आज भी चावल बेचने के लिए नहीं, खुद के खाने जितना ही उगाया जाता है, पुराने टेक्निक से उगाया जाता है। अब आता है कंपेयर इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग विद कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस इंडिया। देखो, जिन बच्चों को ये डाउट था कि सर इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर और कमर्शियल फार्मिंग में मेजरली क्या डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है कि ऑलमोस्ट बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, जब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे, 5 मार्क्स में से उनको 2 या 2.5 नंबर मिलते थे, क्योंकि एग्जामिनर पूछना कुछ चाहता है, बच्चे लिखते कुछ है वहां पे, ठीक है। तो देखो, इन इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग pressure of the population on the land is high, whereas in a commercial farming population pressure is low। कि मतलब इंटेंसिव फार्मिंग तो वहां किया जाता है जहां पे प्रेशर हाई होता है, और कमर्शियल फार्मिंग वहां पे जहां पे पॉपुलेशन का प्रेशर लो है। अब तुम सोचोगे सर कमर्शियल फार्मिंग तो वहां होनी चाहिए जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हो, जहां ज्यादा कमाना हो। भैया यहाँ पर तो सेल्फ खुद के खाने के फोकस से उगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे किस लिए उगाया जा रहा है, भैया बेचेंगे उगा करके, ठीक है। In a intensive substensive farming, labor intensive farming is used, where in commercial farming mechanized form of farm is used। मतलब यहां पे मशीनों का यूज होता है और यहां पे किसका यूज हो रहा है, लेबर का, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है, कम पैसा लगता है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि कमर्शियल फार्मिंग में कैपिटल बहुत लगता है, क्योंकि ट्रक खरीदने, मॉडर्न टेक्निक्स खरीदनी है, आपको इरिगेशन सिस्टम खरीदना है, तो आपका पैसा ज्यादा लगने वाला। बोलो बात समझ आ रही है क्या? अभी कई जने भैया तुम पहले क्लास में सो रहे थे कि अब पूछ रहे हो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। सबसे पहले यही तो पढ़ा था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग 2 तरह की होती है, एक प्रिमिटिव जो पुराने तरह से की जाए, और एक होती है इंटेंसिव। इंटेंसिव वाले के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिव वाला बेसिकली उसमें यूज होता है इंटेंसिव फार्मिंग। क्या हो रहा है, आ रहा है? तो इंटेंसिव फार्मिंग वहां पर काइंड ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही है, खुद के कंजम्पशन के लिए उगाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मॉडर्न टेक्निक यूज कर लेते हैं, थोड़े से बायोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स थोड़े यूज करते हैं, फुल लेवल पे यहां पर भी नहीं कर रहे। यहां पे थोड़ी सी लेबर ज्यादा यूज होती है और जनरली थोड़े से बड़े लैंड ऑफ एरिया पे करी जाती है। जो बिल्कुल छोटे पे हो वो प्रिमिटिव, उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन इंटेंसिव, और उसका एकदम अपग्रेडेड वर्जन वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। तो इन इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग फार्मर प्रोड्यूसेस फॉर देयर ओन कंजम्पशन, देखो बताया था ना मैंने कि खुद के कंजम्पशन के लिए भी उगाए, साथ साथ में बेचेगा भी। जबकि जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें उगा सिर्फ और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से रहा है कि उसे बेचना है, उसके खुद के कंजम्पशन का कोई भी मोटो वहां पे एसोसिएटेड नहीं है। इन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग processing industries are not associated with the farms, where in a commercial farming processing industries are associated with plantation। मतलब मैं बताता हूं यहां पे कि ये जो है वो कंप्लीटली फार्मर्स उगा रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियल फार्मिंग होती है ना जनरली, जैसे आपको बताता हूं, आप आसाम साइड में जाओगे ना तो आपको कमर्शियल फार्मिंग में मिलेगा कि टाटा टी ग्राउंड है, ये कि ना टाटा टी ग्राउंड है, टाटा टी ग्राउंड है। लैग कर रहा है क्या, लैग हो रहा है, अच्छा। हाँ अब आ गया है प्रॉपर। चलो अब बताता हूं, देखो जो इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग है ना, उसके अंदर क्या होता है बेटा, इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग के अंदर जनरली जो उगाया जा रहा है
वो फार्मर के द्वारा, जबकि जो कमर्शियल फार्मिंग में होता है ना, तो वो जो खेत है ना कमर्शियल फार्मिंग में, वो खेत भी पता है किसके होते हैं, वो खेत जनरली उन कंपनीज के होते हैं जो उनसे प्रोड्यूस होने के बाद में उन्हें खरीदने वाली। जैसे आसाम साइड में जाओगे तो आपको टाटा का खुद का बागान मिलेगा, मतलब टाटा ने पूरा लैंड जो है ना, वो खेत जहां पे चाय पत्ती उगेगी उसको ओन कर रखा है, तो उगा भी वही रहे और प्रोसेस करके बेचेंगे भी वही। तो इस तरह की प्रैक्टिस किसमें होती है, कमर्शियल फार्मिंग में, क्योंकि वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए उसको उगा रहे हैं। गॉट इट। इन इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोन, तो इंटेंसिव में तो मल्टीपल क्रॉप्स ग्रोन होती है, जबकि कमर्शियल में एक ही क्रॉप को ग्रोन करेंगे लार्ज एरिया पे, क्योंकि एक ही क्रॉप होगी तभी ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन होगा, ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन होगा, ज्यादा लेवल पे कमाई होगी। ठीक है। इन इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग लैंड होल्डिंग आर स्मॉल, इसमें लैंड होल्डिंग छोटी होती है, जबकि कमर्शियल फार्मिंग में बड़े बड़े लैंड पर ऐसी प्रैक्टिस करी जाती है। गॉट इट। अगला आता है डिस्क्राइब एनी 4 ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ टी। अब देखो मैंने आप लोग को क्लासेस में भी बता रखा है, जिस भी क्वेश्चन को मैं 4-5 फॉर्मेट में लिख दूं तो आप लोग के एंटीने खड़े हो जाने चाहिए। इसका मतलब वो क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा गया और अब फिर पूछे जाने के चांसेस हैं। गॉट इट। तो देखो इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोग इस पे 2026 लिखना चाहो तो लिख लो, फिर बाद में मत कहना पेपर नहीं बताया था। हाँ तो भैया कईयों की तो मम्मियां बुला रही हैं, कईयों के पापा बुला रहे होंगे, तो भाई जिसको जाना है जाओ, जिसको पढ़ना है, जिसको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, एक बार हार्ट फ्लो कर दो, एकदम आग लगा दो इनकी जलने वालों की। जल्दी से बताओ अच्छे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फटाफट कमेंट कर दो जल्दी से। अब बात है, चलो देखो नेम द इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। देखो अब इसने क्या बोला है, बेवरेज क्रॉप, मतलब चला करके उसने थोड़ा अलग हिंट दिया, टी क्रॉप नहीं बोला। इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन द इंडिया, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल कंडीशन। ठीक है। फिर वो बोलता है कि इन विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, कि ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें लीडर भी है और एक्सपोर्टर भी बहुत अच्छा है। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट, What are the soil type, climatic condition and the rainfall required for the cultivation of tea। तो बहुत सारे तरह से इस क्वेश्चन को पास्ट में भी पूछा गया है और अभी के भी चांसेस है कि दोबारा पूछ लिया जाए। ठीक है। तो इसके आंसर को देखते हैं। टी कल्टीवेशन इज एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग इज नथिंग एल्स, इट्स अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइम होता है। और इंडिया में टी प्लांटेशन प्रैक्टिस को कौन लेकर के आया था, ब्रिटिशर्स। कौन लेके आए थे बेटा, ब्रिटिशर। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए, tea grow well in a tropical and subtropical climate. Tea bushes required warm and moist frost free climate all throughout the year। मतलब फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए, और साथ साथ में कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। तो जनरली असम में उगती है, तमिलनाडु में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी उगती है, आंध्र प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में, बंगाल में, केरला में, है ना। आसाम वैसे लीडिंग है ना, वेस्ट बंगाल भी है। It grows on the deep and fertile, well-drained soil rich in humus and organic material। ठीक है, जिसके अंदर बहुत अच्छा ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत अच्छा हो, मतलब सॉइल में लाइफ ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी जगह पर इसको उगाया जाता है। तो सॉइल की कंडीशंस को प्लीज ढंग से याद कर लेना। टी प्लांटेशन मेरे को लगता है कि इस बार चांसेस हैं कि वो आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, मतलब वहां पे बारिश अप्रोक्सीमेटली पूरे साल भर होती रहनी चाहिए। ठीक है। एंश्योर कंटिन्यूअस ग्रो ऑफ टेंडर लीव्स। स्टेट कौन कौन से जहां पे उगाया जाता है मैंने अभी बताया, आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा। डिस्क्राइब द 4 ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर केन। शुगर केन उगाने के लिए कौन कौन से एरिया चाहिए, तो देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में उग जाता है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। और कितना चाहिए क्लाइमेट, 24 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्लाइमेट अगर हो तो काम हो जाता है। एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर के अंदर अंदर, मतलब बहुत ज्यादा बारिश वाला जगह इसको जरूरत नहीं है। इट कैन बी ग्रोन ऑन द वेराइटी ऑफ सॉइल। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ठीक है।
राजस्थान में भी उगता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हाँ उगाया जाता है। पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ मिरेकल एकेडमी के ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को वहां से मैं दिलवा दूंगा और साथ साथ आप लोग के क्लास ग्रुप्स में मैं भेज दूंगा, जो बच्चे मिरेकल वाले और जो बच्चे मिरेकल के बाहर से जुड़े उन बच्चों के लिए मिरेकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, एक्सेस दिलवा दिया जाएगा। वहां पे मैंने ये सारी पीडीएफ अपलोड करी है चैप्टर की, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? चलो अब आओ, अब आते हैं हम लोग डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन, कि कॉटन उगाने के लिए कौन कौन से कल्टीवेशन एरियाज हमारे को चाहिए। तो हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर द टू मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये ग्रोन कहाँ होते हैं? वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सॉइल, ठीक है। इन अ डेक्कन प्लेटू इट रिक्वायर द हाइयर टेम्परेचर। अभी मैं आपको बताऊंगा हमारे कॉटन प्रोड्यूसिंग कौन कौन से नॉर्थ में, हरियाणा और यूपी, ठीक है। और कुछ अमाउंट के अंदर गुजरात के एरियाज में भी यहाँ पर ये उगाया जाता है। इट रिक्वायर द लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, इट रिक्वायर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनलाइट फॉर द ग्रोथ, के ना धूप बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि धूप नहीं आ रही, धूप नहीं आएगी तो कॉटन उगने वाला ढंग से नहीं है। और अभी हमारे यहाँ पे बीटी कॉटन उगाया जाता है। बीटी कॉटन क्या है? कॉटन का हाइब्रिड सीट है, BT32 करके आता है। उस कॉटन को उगाने के बाद में हमारे यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे बढ़ गया है। अच्छा, किसी बच्चा कोई बच्चा कमेंट करके पूछा है कि भैया क्या होगा अगर हाई एग्री जहाँ पे ज्यादा पानी है वहां पे शुगर केन, तो भैया वो खेतों में जब पानी बढ़ जाएगा तो शुगर केन सड़ जाता है, ठीक है। तो जनरली शुगर केन, और शुगर केन जहाँ पे पानी बहुत अच्छा है तो वो शुगर केन जैसे सस्ती क्रॉप क्यों उगाएगा? राइस उगाएगा ना भैया, बात समझ रहे हो? तो फार्मर का ऑब्जेक्टिव ऐसे हर कुछ उगाना नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव वो है जो उसकी लैंड को सूट करता है, जहां पे वो ज्यादा बेनिफिट भी कमा पाए सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ, ठीक है। एक्सप्लेन द टू मेन चैलेंजेस फेस बाय द जूट इंडस्ट्री इन द इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन क्वेश्चन आया है कि जूट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। तो जूट इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस हैं, एक तो वो लेबर इंटेंसिव होने के कारण, नेचुरल क्लाइमेट पे डिपेंडेंसी हाई होने के कारण वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, और उसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो ज्यादा सस्ते हैं, जैसे कि नायलॉन्स वगैरह। तो देखो, ड्यू टू द हाई कॉस्ट इट लूजिंग द मार्केट टू द सिंथेटिक फाइबर एंड द पैकेजिंग मटेरियल, particularly the nylon. India is facing the stiff competition from the other jute producing like बांग्लादेश, ब्राजील, फिलिपियन, इजिप्ट और थाईलैंड। उनसे भी हमें बहुत कंपटीशन फील करना पड़ रहा है और उस कारण से हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। टू इंक्रीज द, तो द मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे नेशनल जूट पॉलिसी 2005 का? तो ये जूट पॉलिसी आई थी 2005 में, जिसका मेजर ये टारगेट था कि गोल्डन फाइबर जो है इंडिया में उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। बहुत सारी टेक्निक्स हमने यूज करी उसके लिए। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, क्वालिटी इंप्रूव हो और इंश्योर द गुड प्राइजेस टू द जूट फार्मर्स। और इंडिया में आपको पता है कि कोई भी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो एक मतलब गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा हाईली मतलब आपको मैं बता दूं हेल्प प्रोवाइड करती है। अब हमारा सेकंड टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक सेकंड, कोई बच्चा कुछ सर वाई शुगर केन रॉट ड्यू टू हाई रेनफॉल, अच्छा सड़ क्यों जाता है वो भैया? अगर ज्यादा पानी का एरिया होगा, अगर गन्ना डूबा हुआ है तो उसकी जो जड़्स वगैरह है वो गल जाती है, तो बहुत ज्यादा हाई वाटर उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। अब ये सेकंड टॉपिक जो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 हुआ, ये सारे सॉरी क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने आप लोग को डिलीवर किया है।
तो थोड़ा सा लंबा है, 1.5 घंटे का वीडियो, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये बड़ा चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी का, और अगर हमें इस फॉर्म में भी अगर याद हो जाता है तो बेटर है, ठीक है। अगर ऐसे थ्योरी के फॉर्म में बैठ करके कंडीशंस याद करोगे तो याद नहीं होने वाली, लेकिन अगर क्वेश्चंस के फॉर्म में याद करोगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या पूछने वाला और क्या क्या हमें याद करना है। एक चार्ट बना लेना और याद कर लेना। विश यू सक्सेस।